नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। तो इसी बुक से आज क्लास 10th का अध्याय 1 का जो है कि डिस्कशन करेंगे। अध्याय 1 का डिस्कशन करेंगे और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में जो है मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1 का नाम है संसाधन एवं विकास। अध्याय 1 का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैव और अजैव का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो किस आधार पर किया गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब इसका चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है, इसका डिस्कशन जो है कि आपको पेज नंबर 1 में जो है कि मिल जाएगा। डिस्कशन में दिया हुआ है इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है कितने कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में, एक जैव और अजैव। जैव और अजैव। एगो समाप्यता के आधार पर यानी समाप्त होने के आधार पर जो है कि किया गया है। तो एक अनवीकरणीय योग और एक नवीकरणीय योग। और स्वामित्व के आधार पर जो किया गया है वो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के आधार पर जो किया गया है वो संभावी, विकसित भंडार और सिंचित कोष। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि प्रथम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। कह रहा है जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। तो यानी जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था वो जो है कि किस देश में है? तो ब्राज़ील देश में है। ठीक है, वहाँ जो है कि जून 1992 में 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, और इस सम्मेलन में भाग लिए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी इस सम्मेलन का जो है कि मेन पर्पस था कि जो विश्व स्तर पर पर्यावरण को कैसे संरक्षण करना है, सामाजिक आर्थिक विकास में जो भी समस्या आ रहा है इसके हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाए गए सतत विकास के उद्देश्य से एक घोषणा है। तो ये क्या था? तो 21वीं सदी। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। दिया हुआ डिस्कशन में कि सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। कौन सी शताब्दी में जो है एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान किया गया? तो 21वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि एजेंडा 21 खाली स्थान में 20 नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो ये किसका है? तो यूएनसीईडी का, यानी एजेंडा 21 जो है यूएनसीईडी में 20 नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुई थी। ठीक है, कह रहा है यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीईडी के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। यानी भारत के किस राज्य में जो है खनिज और कोयले के जो है कि प्रचुर भंडार है। तो इसी के बारे में जो है कि देखना है। तो किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। कहाँ कहाँ? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में जो है कि खनिज और कोयले का क्या है? प्रचुर भंडार है। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
परंतु मूल विकास की कमी है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कि जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है कि सत्य है, यानी सत्य कथन को जो है कि ढूंढना है। तो कह रहा है कि पहला कथन दिया हुआ है कि राजस्थान में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। तो यहाँ पर जो है कि जल संसाधन प्रचुर मात्रा में नहीं बल्कि जो है कि बहुत नग्न मात्रा में है, तो ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है, नहीं, यहाँ जल संसाधन जो है कि प्रचुर मात्रा में है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। यानी अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है परंतु मूल विकास की क्या है, कमी है। और यही राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की क्या है, बहुतायत है लेकिन जल संसाधन की क्या है, कमी है। और लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु क्या है, जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की क्या है, कमी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। कह रहा है कि स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह किसका वाक्य है, तो ये वाक्य जो है कि महात्मा गांधी जी का है। किसका है, महात्मा गांधी जी का। डिस्कशन में दिया हुआ है कि गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। बताए कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये कथन किसका था, महात्मा गांधी जी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि स्मॉल इन ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो सुमेसर। किसके द्वारा, सुमेसर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो सुमेसर। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि व्यवस्थित तरीके से संसाधन का संरक्षण करने की वकालत कौन किया था, तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया था। कौन किया था, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया था। तत्पश्चात यानी उसके बाद 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से क्या किया, पुनरावृत्ति किया। और 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है। सत्य कथन को जो है कि ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सत्य कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन है कि 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। तो पहला कथन सही है कि 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग जो है अपना रिपोर्ट दिया वैश्विक स्तर पर संसाधन को कैसे संरक्षण करना है। दूसरा कथन है कि ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट बाद में अपना साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। ठीक है, यानी कौन सा कथन जो है कि असत्य है। असत्य कथन को ढूंढना है। तो कह रहा है भारत में लगभग 30% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। तो ऐसा नहीं है, 30% नहीं है, तो कितना है, 43% है। तो ये जो है कि हमारा कथन जो है कि गलत है। दूसरा कथन है कि पर्वत पूरे क्षेत्र के 43% भाग पर विस्तृत है। तो पर्वत जो है कि पूरे क्षेत्र पर 43% नहीं है, तो पर्वत जो है कि कितना है पूरे क्षेत्र पे, तो पूरे क्षेत्र पर 30% है। कितना है, 30% है। तो दूसरा कथन भी हमारा क्या है, दूसरा कथन भी हमारा गलत है। ठीक है,
पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है। तीसरा है देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, तो ये कथन जो है कि सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है, तो यानी पहला और दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई दो, उपर्युक्त में से कोई दो, ठीक है। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। कहेगा कितना प्रतिशत भूभाग जो है कि कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है, तो 43%। और पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इसी में कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म और वनों का अपार संचय कोष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है, में कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 43% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि भारत देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, तो कितना, 33%। कह रहा है हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, ठीक है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी क्या है कि कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि भारत जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके तहत भारत में जो है कितना प्रतिशत में वन होना चाहिए, तो 33% में होना चाहिए, जिससे क्या होगा, तो पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा, ठीक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरी गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई क्या होता है, भूमि कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, तो कितना, 13 करोड़ जो हेक्टेयर भूमि जो है कि निम्नीकृत है। कह रहा है इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आता है और 56% क्षेत्र जो है कि जल अपर्दित है। शेष क्षेत्र में लवणीय क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। कहने का अर्थ ये है कि कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में जो है कि वन की कमी है, इसका मुख्य कारण क्या है, खनन है। तो सही बात है, तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति खनन है। नहीं, यहाँ भी जो है कि अति खनन जो है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में नहीं होता है, तो ये कथन क्या है, गलत है। तीसरा कथन है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति पशुचारण है। नहीं, अति पशुचारण नहीं, जबकि क्या है, कृषि है। तो हमारा जो है कि दूसरा और तीसरा कथन क्या था, गलत था। हमको कथन जो है कि गलत ही ढूंढना था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई दो, उपर्युक्त में से कोई दो, सॉरी इसमें दिया हुआ है 2 और 3, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों की गहरी खाइयों मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। मतलब खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में जो क्या हुआ कि भूमि वन का जो है कि अभाव हुआ है। वहीं पर बात करते हैं गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र में, तो अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अति पशुचारण, ठीक है। वहीं पंजाब की बात करेंगे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के कारण बना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। अति सिंचन से उत्पन्न मान जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें मृदा में लवणता और क्षारीयता घट जाती है। तो घट नहीं जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कथन क्या है हमारा? गलत है। दूसरा कथन है कि भारत के विभिन्न भागों में भौगोलिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का क्या है? मुख्य स्रोत है। तो ये सही बात है, तो ये कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता क्या होता है? बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खरी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी भूमि पर जम जाती है तो मृदा में जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का क्या हुआ? मुख्य स्रोत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। ठीक है, यानी कौन सा कथन जो है कि सत्य है? तक पहला जो है कि कथन दिया हुआ है कि वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना, यानी वन का जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि रोपण करना और चारागाह पर जो है कि प्रबंध लगाना। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना भी सही है। पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीले को कांटेदार झाड़ियाँ लगा कर के रोकना, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18। इसमें कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन दिया है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो ये कथन क्या हमारा सही है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो ये कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन दिया है यह मृदाएं हिमालय के 3 नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और गोदावरी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी है। तो सिंधु गंगा तो ठीक है, लेकिन गोदावरी की जगह पर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी होता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ गोदावरी दिया है, इसीलिए क्या है? गलत है। कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी लेटेराइट मृदा से बने हैं। तो लेटेराइट मृदा से जो है कि नहीं बने हैं, तो इसमें लेटेराइट मृदा से जो है कि नहीं बने हैं, ये जलोढ़ मृदा से बने हुआ है। तो इसीलिए ये भी कथन क्या है? हमारा गलत है। तो हमारा आंसर कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो 2 और 3 क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, डिस्कशन में दिया हुआ है कि यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी हुई है। एक संकरे गलियारों के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा से भी जलोढ़ मृदा बने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि उत्तरी मैदान में नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा का आकार क्या होता है? तो बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और क्या होता है? मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। और नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है कि पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में पाए जाने वाले मृदा क्या होता है? तो जलोढ़ मृदा होता है। क्या मृदा? कौन सा मृदा होता है? जलोढ़ मृदा। डिस्कशन में दिया हुआ है कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21। इसमें कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए, यानी जलोढ़ मृदा के बारे में जो है कि बात करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 3 प्रकार की होती है। तो ये गलत है। 2 प्रकार का होता है, एक खादर, एक बांगर। ठीक है, बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सही बात है।
कह रहा है खादर मृदा में ज़्यादा मोटा कण पाए जाते हैं, तो मोटा कण नहीं, खादर में जो है कि महीन कण पाए जाते हैं, इसीलिए गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है, तो उपर्युक्त में से कोई एक। हम नेक्स्ट इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि कणों के आधार या घटों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितना प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ को बांगर बोलते हैं और नया जलोढ़ को खादर। यानी जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी वाले मृदा जो होता है उसको खादर बोलते हैं, पुराना जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर बोलते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। और खादर मृदा में जो है कि क्या होता है, बांगर मृदा के तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22। इसमें कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन गलत को जो है कि ढूंढना है। तो पहला कथन दिया हुआ है कि जलोढ़ मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है, गलत दिया है। जलोढ़ मृदा जो है कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो ये गलत है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त नहीं होते हैं, तो यहाँ नहीं होते हैं इसीलिए गलत है, यहाँ होता है। ठीक है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई जो है कि सही नहीं है, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि जलोढ़ मृदा क्या होता है, बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। यानी कहेगा कि जलोढ़ मृदा में जो है कि क्या चीज़ पोषक तत्व विद्यमान रहता है, तो पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है। और जलोढ़ मृदा में किसका किसका खेती करते हैं, तो गन्ने का, चावल का, गेहूं का, अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है रेगर मृदा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, इसको काली मृदा के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, काली मृदा के नाम से। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें क्या बोलते हैं, रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। यानी काली मिट्टी को जो है कि काली कपासी मिट्टी वाले भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि कपास की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि काली मृदा किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, तो कपास की फसल के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25। इसमें कह रहा है कि भारत में मृदा कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। ठीक है। तो इसमें हमको ढूंढना है कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को जो है कि ढूंढना है। तो कह रहा है काली मृदा बहुत महीन कणों से बना है, तो ये कथन सही है कि काली मृदा जो है कि बहुत महीन कणों से बना है। ये मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त की मात्रा ज़्यादा होती है। तो चूना ये जो है कि मृदा पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त की मात्रा जो है कि जलोढ़ मृदा में होता है, तो ये गलत है। कह रहा उत्तरी पश्चिमी दिशा में गोदावरी या कृष्णा नदियों के घाटी तक फैली है, तो ये भी जो है कि क्या है, गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक। तो इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा बी। देखिए डिस्कशन में दिया हुआ है कि दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक फैली है। ठीक है। काली मृदा बहुत महीन कण अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, तो काली मृदा में। किस मृदा में, काली मृदा में। ठीक है। इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है। यानी काली मृदा में कौन कौन जो है कि पौष्टिक तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना। ठीक है। और वहीं पर इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है। फास्फोरस की मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है। किस मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, तो काली मिट्टी की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि खाली स्थान ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में रवेदार आग्नेय पर विकसित होती है। तो ये कौन सी मिट्टी होता है, तो लाल मृदा। कौन मिट्टी, लाल मृदा।
कह रहा है लाल मृदा ढक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा कहाँ कहाँ, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट के पहाड़ी में मिलता है। लाल और पीली मृदा कहाँ मिलता है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पदों पर पाई जाती है। ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इन मृदाओं का लाल रंग क्यों होता है, तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग क्यों होता है, तो इसमें जलयोजन के कारण, यानी लाल मिट्टी का रंग जो है कि लाल क्यों होता है, तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु का जो है कि प्रसार के कारण। पीला जो मृदा होता है उसका पीला रंग क्यों होता है, तो क्योंकि उसमें जलयोजन के कारण होता है, यानी जल की मात्रा जो है कुछ ज़्यादा जो है जल इकट्ठा होता है तो उससे जो है वो पीला रंग का मिट्टी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। ठीक है। कह रहा है मृदा का लाल रंग जलयोजन के कारण होता है, नहीं, मृदा का पीला रंग जलयोजन के कारण होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। मृदा का पीला रंग लौह धातु के कारण होता है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई सत्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 29। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है कि सत्य है, यानी सत्य कथन को ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है कि लेटेराइट शब्द जो है कि ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय जलवायु से हुआ है, तो ये भी कथन जो है कि सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो डिस्कशन में दिया हुआ है कि लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लेटेराइट मृदा है वहाँ पर काजू की फसल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि कौन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। ठीक है। तो कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है, तो पीला नहीं होता है, गलत है। मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, तो ये सही है कि मरुस्थलीय मृदा का में जो है कि ह्यूमस की मात्रा, नमी की मात्रा बहुत कम होता है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मतलब जो है कि मात्रा घटती चली जाती है, तो कैल्शियम की मात्रा घटती नहीं चली जाती है बल्कि बढ़ती चली जाती है, तो ये भी कथन हमारा गलत दिया हुआ है। तो यानी पहला तीसरा क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। कैसा रंग होता है मरुस्थलीय मृदा का, तो लाल और भूरा। कैसा होता है, लाल और भूरा। ये मृदा आमतौर पर रेतीले और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर क्या है, अधिक है, और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या होता है, कमी होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा क्या होता है, बढ़ती चली जाती है, और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। ये बात किस मृदा की हम बात कर रहे हैं, तो मरुस्थलीय मृदा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कि वन मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वन मृदा जो है कि किस क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। कह रहा है ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें कह रहा है कि मृदा
के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्दन। कह रहा है मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपर्दन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें कह रहा है कि जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं उत्खात भूमि। क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कह रहा है खड्डर भारत के किस नदी की घाटी में, खड्डर जो है कि खड्डर भारत के किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो चंबल में। किस में? चंबल में। डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ कि चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डर भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पवन अपर्दन कहते हैं। मतलब जैसे हवा के झोंका के द्वारा जो है कि बालू एक जगह से दूसरे जगह जो है कि चल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? पवन अपर्दन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पवन अपर्दन। कह रहा है समोच्च जुताई किसे कहते हैं? तो समोच्च जुताई कहते हैं समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाले भूमि पर जुताई करना। समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाले भूमि पर जुताई करना, इसी को समोच्च जुताई बोलते हैं। अब इसका जो है कि डिस्कशन में दिया हुआ है कि ढाल वाले भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे ही क्या बोलते हैं? समोच्च जुताई कहा जाता है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।